हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासेस। बेटा मैं आज डिस्कस कराने जा रहा हूँ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ योर चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th। चैप्टर का नाम है द राइजिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये जो चैप्टर है मैंने विद स्पेशल ट्रिक्स नोट से इतनी अच्छी तरह करवा दिया है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको प्लेलिस्ट का। आप वहाँ से जाके पहले आप चैप्टर समझ लो, आपके एक एक क्वेश्चन वहाँ से कवर हो जाएंगे, आपको कोई भी और वीडियो यूट्यूब पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है पर यकीन मानना आपके सारे के सारे डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट का वो है हु वाज फ्रेडरिक सोर्यू। जैसे कि आपको पता है मैंने स्पेशल नोट से भी रीडर से भी आपको बताया था कि जो चैप्टर शुरू होता है वो एक पिक्चर से होता है जिसको ड्रॉ किया था फ्रेडरिक सोर्यू। मैंने ट्रिक से कैसे याद रखना है सोर्यू को और भी बड़ी सारी बातें ये मैंने बता दी है। आप पहले वीडियो को देख ले चैप्टर की, उसके बाद आपको अच्छी तरह चैप्टर की समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आंसर है ही वाज द फ्रेंच आर्टिस्ट। वो एक आर्टिस्ट था फ्रांस का। हु प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ 4 पेंट्स। ठीक है, उसने क्या किया था, 4 पेंटिंग्स बनाई थी जिसने उसने विजुलाइजिंग किया था। विजुलाइज मतलब सोचा था। हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड, ऐसा संसार उसने एक सोचा था मेड अप ऑफ डेमोक्रेटेड एंड सोशल रिपब्लिक्स। हाँ जी, तो उसने एक ऐसा समाज सोचा था, ठीक है, जिसमें क्या थी, डेमोक्रेसी थी और वहाँ पर लोगों का राज था। उसने एक ऐसा सोचा था। पहले पता है क्या होता था, राजे महाराजाओं का राज चलता था। पर एक फ्रांस का एक आर्टिस्ट था जिसने 4 पेंटिंग बनाई थी जिसमें उसने क्या सोचा था कि सभी देशों में डेमोक्रेसी आ चुकी है, ठीक है, जो आज सभी देशों में देखने को मिलती है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है नेम एनी 4 कंट्रीज विच वर पार्ट ऑफ द प्रोसेक्शन एंड शो इन द फ्रेडरिक सोर्यू पेंटिंग। सिंपल सी बात है, फ्रेडरिक सोर्यू ने जो 4 पेंटिंग बनाई थी उसमें कौन कौन से देशों को शो किया गया उसने। सबसे पहले जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी एंड रशिया। कुछ नहीं है इसमें समझाने वाली बात, ये एज इट इज़ ही याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ ए नेशन स्टेट। अब ये 2 वर्ड से बना हुआ है। स्टेट मतलब बहुत सारे पार्ट्स समझ लो, जैसे हमारी स्टेट्स होती हैं। नेशन मतलब पूरा का पूरी स्टेट। अब मान लो इंडिया है फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पर बहुत सारी स्टेट्स हैं, ये आपस में लड़ती झगड़ती रहेंगी, कोई देश का विकास हो सकेगा। तो वही बात है उसने बोला ही चैप्टर में, नेशन मतलब एक, सभी स्टेट्स एक होके मिल के पूरे देश को चलाएंगी तो बढ़िया तरीके से हम देश को चला सकेंगे। तो आई होप ये नेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया। वैसे तो मैंने स्पेशल नोट्स में एक एक चीज़ कवर की है, ठीक है, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो नेशन स्टेट्स क्या होती है, ए स्टेट इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीज़न। मेजॉरिटी का मतलब होता है ज़्यादा। एक नेशन स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ सिटीज़न, ज़्यादा तादाद में जब सिटीज़न एंड रूलर्स, रूलर रूल करने वाले, ठीक है, डिवेल्प ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। अब पता है क्या है कॉमन आइडेंटिटी, 2 वर्ड ध्यान से सुन लो, कॉमन और आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है जान पहचान। अगर मैं बोल लूँ क्लास में कि आपकी आइडेंटिटी क्या है तो एक बच्चा बोलेगा सर मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, ऐसा कुछ भी बोल सकता है। अगर मैं बोल लूँ क्लास में आते ही पूछूँ हाँ जी आप कौन हो, अगर जवाब आए सभी हम इंडियंस हैं, तो दोनों बातों में फ़र्क हो जाएगा ना। पहली बात थी जिसमें कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी, ठीक है। दूसरी बात मैंने बोली जिससे पता चला कि सभी में एकता है, तो कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक है। एंड शेयर हिस्ट्री ऑफ और डिसेंट, ठीक है, जो हिस्ट्री है और डिसेंट तरीके से हम बताएं अगर हम, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, तो आपस में क्लास में लड़ाई हो जाएगी। हाँ मेरे को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया या मेरे को ज़्यादा समझाओ, आप हिंदुओं को ज़्यादा समझाते हो। तो नेशन स्टेट्स क्या बोलती है, एक ही थिंकिंग कोलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आई होप ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आएंगे, ठीक है। उसके बाद समझ आगे, सॉरी, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, ये जो आपके सेल्फ स्टडी के क्वेश्चन आंसर है ना, जो क्वेश्चन है कई बार क्वेश्चन एक से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है, तो वो फोल्ड करके कैसे भी एग्जामिनेशन में आ सकता है, एग्ज़ाम में आ सकता है। आपने आंसर एक ही लिखना है, ठीक है। और याद रखना आपने लाइन टू लाइन नहीं लिखना होता, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो अगर आपको उस क्वेश्चन के बारे में पता है, ठीक है। क्वेश्चन है फोर्थ, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज। हाँ जी,
रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, रेवोल्यूशनरीज मतलब होता है जो लोग क्रांति लेके आते हैं, ठीक है। जैसे देश आज़ाद हुआ वो रेवोल्यूशन थी। हु रेवोल्यूट द रेवोल्यूशनरीज, मतलब अगर पूछा जाए कि कौन लेके आया रेवोल्यूशनर, तो रेवोल्यूशनरी, जैसे महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह, तो कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है घुमा फिरा के, व्हाट वाज द मेजर चेंजेस दैट ऑक्योर्ड इन द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। अब फ्रांस की रेवोल्यूशन आने के बाद क्या चेंजेस आए राजनीति में और कॉन्स्टिट्यूशनल सिनेरियो में, मतलब संविधान कैसे बना और क्या क्या चेंजेस आए समाज में, ये बताने हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब बढ़ते हैं इसकी आंसर की तरफ। मतलब फ्रांस में जब रेवोल्यूशन आई थी तो क्या चेंजेस आए थे। सिंपल सा आंसर है टू ट्रांसफर मोनार्की इनटू डेमोक्रेसी। याद रखना, मैंने बताया है आपको, या तो शब्द आ जाए मोनार्की, या आ जाए डिक्टेटरशिप, या आ जाए ऑटोक्रेसी, ठीक है, कुछ भी आ जाए, वो होता है राजे महाराजाओं का राज। राजे महाराजाओं का राज खत्म हो गया था, डेमोक्रेसी समाज में आ गई थी। डेमोक्रेसी क्या होता है, जब लोग जिसको ज़्यादा वोट देंगे वही उनका लीडर बनता है। आई होप ये 4 के 4 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गए, ठीक है। अब बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, मेंशन एनी 2 मेजर्स एंड प्रैक्टिस दैट द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी इंट्रोड्यूस, कि हमने बतानी है कोई भी 2 एक्टिविटीज़ बतानी है जो क्रांतिकारी लेके आए। रेवोल्यूशनरीज क्या होते हैं, क्रांतिकारी। टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, समाज में जो रेवोल्यूशन लेके आए थे रेवोल्यूशनरीज क्रांतिकारी, वो उन्होंने कैसे पैदा की, कलेक्टिव आइडेंटिटी। याद रखना, जब कलेक्टिव की बात आएगी ना, जब सभी की मिल के बात आएगी, तब अच्छा ही होएगा सारा कुछ, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी, इंडिविजुअल मतलब बोलेगा मैं हिंदू हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं बढ़िया हूँ। जब कलेक्टिव आइडेंटिटी लेके आए रेवोल्यूशनरी, तक क्या चेंजेस आए, ठीक है, लोगों में। तो फर्स्ट चेंज आया ए न्यू फ्रांस फ्लैग, ठीक है। अब कोई भी देश जब आज़ाद होता है तब उनका एक फ्लैग बनता है, वैसी फ्लैग बना द ट्राई कलर फ्लैग, 3 कलर का फ्लैग बना। ये सारा मैं स्पेशल नोट्स में करा चुका हूँ, ठीक है। वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड, हाँ जी, जो भी रॉयल स्टैंडर्ड था, जो भी राजा महाराजाओं का स्टैंडर्ड था, वो सारा चेंज हो गया, फ्लैग बन गया, ट्राई कलर फ्लैग बन गया, जहाँ पर सभी नेशनल एंथम भी बना था, नई नई ओथ भी उठाई थी उन्होंने, शपथें जो होती हैं, वो सारा मैं बता चुका हूँ, ठीक है। दूसरी बात, ए सेंट्रलाइज का मतलब होता है बढ़िया तरीके से प्रिपेयर जो प्लान होता है, ठीक है। जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो स्टेट को चलाती है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट होती है लोकल गवर्नमेंट को चलाती है। मतलब मेन गवर्नमेंट कौन सी है, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट कौन सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस, जो राजे महाराजाओं का राज खत्म हो गया, किसका राज चल गया, सेंट्रलाइज तरीके से गवर्नमेंट चल गई, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, रूल्स बन गए, ठीक है। अब जैसे ही ये आपका फर्स्ट पेज है, आपने अगर मेरे नोट से पढ़ा होगा तो रीडर का आपका जो एक फ़ोटो बनी हुई है, ठीक है, जिसमें एक मशाल लेके लेडी खड़ी है। उसके बाद सिनेरियो क्या आता है, आपका जो सिविल कोड था 1804 का, किसका, नेपोलियन आता है, ठीक है। वो मैंने सारा डिस्कस करवा दिया आपको। अगर चैप्टर अच्छी तरह समझना है, आपको डबल बेनिफिट तब होगा जब आप चैप्टर पहले देखेंगे, उसके बाद आप क्या देखेंगे, ये क्वेश्चन आंसर, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट जो होता है वो पावरफुल होता है सबसे बढ़िया, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था आपको, नेपोलियन आ गया। नेम एनी 2 कंट्रीज कॉन्क्वर्ड बाय नेपोलियन, नेपोलियन ने किन 2 कंट्रीज के ऊपर कब्जा किया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 लिखा है, आप जितनी भी लिख सकते हो, क्योंकि बहुत सारी कंट्री के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया था नेपोलियन ने, ठीक है। हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, इटली, इन सभी देशों के ऊपर नेपोलियन ने क्या किया हुआ था, कब्जा। आई होप यहाँ तक 6 के 6 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गए। अगर आपको समझ आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड आल्सो कमेंट माय चैनल। उसके बाद 7 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। उसके बाद 7 क्वेश्चन है, हमने बताना है आइडियाज़ मतलब विचार, आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी। नेशनल यूनिटी मतलब पूरा का पूरा देश, यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी की शुरुआत में यूरोप वेल क्लोजली अलाइंड का मतलब होता है आपस में मिलना, टू आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। अब लिबरलिज्म का मतलब होता है आज़ादी,
लिबर जो वर्ड है वो आपका लैटिन वर्ड से बना है, मैंने जो बताया था, जिसका मतलब होता है आज़ादी। ठीक है, आज़ादी के बारे में हमने कुछ बातों को डिस्कस किया था, वही हमने अब क्वेश्चन में बताना है, उसका रीज़न बताना है ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, अब आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो आंसर है द टर्म लिबरिज्म। लिबरिज्म जो टर्म है ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। ठीक है, एल से लिबरिज्म, एल से लैटिन। ठीक है, ऐसे याद रख लो वर्ड। लिबर मीन का मतलब होता है फ्री। ठीक है, लिबर का मतलब होता है फ्री। फॉर द न्यू मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास जो आई थी ऑफ यूरोप, यूरोप में। ठीक है, लिबरिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल। अब लिबरिज्म क्या बोलती है, पहले क्या होता था, राजे महाराजाओं का राज होता था, मान लो राजा हिंदू है तो सिर्फ हिंदुओं की सुनी जाएगी। अब लिबरिज्म जैसे ही यूरोप में एंटर होती है आज़ादी, तब इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन की भी फ्रीडम की बात करते हैं और इक्वालिटी की बात करते हैं। ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, कानून के आगे, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है, जो मर्जी है वो क्या है, बराबर है। ठीक है, उसको एक ही निगाह से देखा जाएगा। ऐसे नहीं है कि सबसे पहले उसको देखा जाएगा या कोई भी है, सभी को बराबरी का हक है। ठीक है, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा आफ्टर द लिबरिज्म। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अब मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था जो 8th क्वेश्चन है, जुलोवरियन जो फॉर्मेशन हुई थी। अब जुलोवरियन क्या है मैंने पूरा का पूरा डिटेल में बताया हुआ है आपको। ठीक है, तो इन 1834 में मैं आपको समझा देता हूँ क्या चक्कर क्या था। अब मान लो कोई जगह है ए, बी और सी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना टूल टैक्स, तो टूल टैक्स लगे हुए थे बड़ी सारी जगहों के ऊपर। ठीक है, वो बात करते हैं। मान लो ए ने बी जगह पर जाना है, बी ने सी जगह पर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी टूल टैक्स दिया जाएगा, यहाँ पर भी टूल टैक्स, और भी बड़े सारे टूल टैक्स थे। तो जिससे कि चक्कर में क्या होता था, बड़े सारे टूल टैक्स लग जाते थे। कोई चीज़ 1 रुपये की है, कोई टूल टैक्स लग के 100 रुपये की बन जाती थी। तो लोगों का ये था कि आप टूल टैक्स हटाओ। तो ऐसा कौन सा ग्रुप था जिन्होंने ये मानने से मना कर दिया था हमने टूल टैक्स देंगे। ठीक है, ये टूल टैक्स मैं आपको बता देता हूँ, हमने याद रखने का तरीका है उसको। टूल टैक्स को वो क्या बोलते थे, कस्टम यूनियन, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी। ठीक है, अब जुलोवरियन एक ऐसा ग्रुप था जिन्होंने मना कर दिया था 1834 में हमने टूल टैक्स देंगे। ठीक है, ये तो याद रखने की स्टोरी थी। इन 1834 एक कस्टम यूनियन और जुलोवियन वाज फॉर्म्ड, वही बात आ गई, एट इनिशिएटिव ऑफ पर्शिया। पर्शिया भी एक जगह थी। ठीक है, देश था, वहाँ पर एक जुलोवियन ग्रुप की शुरुआत होती है 1834 में। ठीक है, एंड ज्वाइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट। अब इसको ज्वाइन किसने किया, जर्मन स्टेट्स में ने भी ज्वाइन किया। ठीक है, द यूनियन एबोलिश। अब एबोलिश का मतलब होता है मानना, ख़त्म करना। मान लो मैं बोलूँ कि आपने पढ़ना है सुबह 5 बजे उठ के, तो अब एबोलिश कर दो इस बात को, मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, एबोलिश मतलब ख़त्म कर देना। ट्रैफिक बैरियर, वही बात आ गई ना, ट्रैफिक बैरियर मतलब टूल टैक्स, उसको मना कर दिया था। रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम 30 to 2। पहले क्या था, 30 टूल टैक्स थे। फॉर एग्जांपल मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, 30 टूल टैक्स थे, उसको हटा के जब ये ग्रुप बना, जब रेवोल्यूशन आई, तो कितने बन गए, ओनली 2। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया। 1 पॉइंट और है इसका। इट क्रिएटेड ए वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। अब जैसे ही इकोनॉमी की बात आती है उसका मतलब होता है पैसा। अब टूल टैक्स जितना ज़्यादा दिया जाएगा उतनी चीज़ों का रेट बनेगा। ठीक है, उसने क्या, ये जो रेवोल्यूशन आई थी जो जेवलिन की 1834 में, उसने क्रिएट कर दिया इकोनॉमिक नेशनलिज्म। मतलब देश में हम इकोनॉमिकली बढ़िया तरीके से फिट होंगे, कोई बात नहीं मानेंगे जो बुरी है। ठीक है, विच स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिज्म। अब स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूती देना। अब समाज में जैसे ही लोगों के पास पैसा आएगा वैसे ही वो मजबूत होगा। वो लोग अगर मजबूत होंगे तो समाज भी मजबूत होगा। ठीक है, एक देश में 10 लोग रहते हैं, एक देश में भी 10 लोग रहते हैं, दूसरे में भी। अब 10 के 10 गरीब हैं तो वो देश क्या होएगा, डेवलप नहीं होएगा। अब 10 के 10 अमीर हैं वो देश में दूसरी तरफ, तो वो डेवलप करेगा। जिसमें क्या आएगा, सेंटिमेंट्स ऑफ ग्रोइंग ऑफ टाइम की ग्रोइंग ही होएगी। ठीक है, उसमें वो समाज आगे ही बढ़ेगा जहाँ पर लोगों की अच्छी सुनी जाएगी, उनको कंफर्ट दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें कौन लेके आया था 1834 में जो ग्रुप बना था जेवलिन। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन में
जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है काफ़ी है, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आपने वेट करना है और धीरे से समझना उसको आसानी से। 9th क्वेश्चन बोलता है मेंशन एनी 2 फीचर ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरिज्म ऑफ द 19th सेंचुरी। समझो इस क्वेश्चन को, हमने 2 फीचर्स बताने हैं, खूबियाँ बतानी है किसकी, आइडियोलॉजी। अब आइडियोलॉजी का मतलब होता है सोच, शांसर की आइडियोलॉजी, ठीक है, आपकी आइडियोलॉजी अलग अलग होएगी। हर इंसान दुनिया में जो पैदा हुआ है उसकी सोच अलग है। वैसे ही उन्होंने बोला है आइडियोलॉजी बतानी है, सोच लिबरिज्म की। जो लोग लिबरिज्म में विश्वास रखते थे, फ्रीडम में विश्वास रखते थे 19th सेंचुरी की, उनकी सोच बतानी है। सिंपल है, समझ आ गया। फर्स्ट पॉइंट, फॉर द न्यू मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास ने ही लिबरिज्म लेके आया था, ठीक है, लिबरिज्म की जो भावना थी। लिबरिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम, वही बात आ गई, फॉर इंडिविजुअल, किसके लिए, इंडिविजुअल, इक्वालिटी ऑफ लॉ बिफोर ऑल बिफोर द लॉ। सिंपल सी बात है जो पीछे पढ़ के आए हैं। लिबरिज्म क्या कहता था कि सभी कानून के आगे बराबर हैं, सभी इक्वल हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है, अब अगला पॉइंट है पॉलिटिकली इज एम्फेसिस द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। अब इस बात को समझो, पॉलिटिकली क्या होता है, पहले राजनीति कौन करते होते थे, राजे महाराजे, ठीक है। जैसे ही लिबरिज्म आई, जैसे ही डेमोक्रेसी आई, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन आया, वो किसके ऊपर बेस हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है लोगों की सलाह से, लोगों की मर्जी से गवर्नमेंट बननी शुरू होगी। पॉलिटिकल ऑर्डर्स का बेस क्या बन गया, लोग। अब जैसे ही किसी भी देश में लोग सरकार चुनेंगे तो वो सरकार अच्छी भी होगी, ठीक है, और मनपसंद भी होगी, और इसको चेंज भी कर सकते हैं इफ़ द गवर्नमेंट नॉट डूइंग इज वर्क प्रॉपरली। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब अगला कॉन्सेप्ट है आपका, अगला क्वेश्चन है नेम द कंट्रीज, कंट्री बतानी है, विच मेट एज वियना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, इन द 1854 द वियना कांग्रेस। हाँ जी, वियना एक जगह का नाम है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन तभी समझ आएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं आपको उस हिसाब से करा रहा हूँ कि आपने मेरी वो वीडियो देखी हुई है। अगर वो ट्रिक्स वाली वीडियो आपने नहीं देखी, जिसका लिंक मैं आपको प्ले लिस्ट में दे दूंगा, उस डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दूंगा, पहले आप वो देखें, उसके आपको 100% बाद ये सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये वाली PDF आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। कंट्री बतानी है, ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रेलिया। वियना में जो कांग्रेस वियना में जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें कौन कौन से देश शामिल थे, आए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब जैसे ही मैंने कांग्रेस वियना की मीटिंग की बात की, अब पता है क्या है, अब मीटिंग है, उसका कोई ना कोई हेड जरूर होगा, तो वही हेड पूछा है। हु वाज द हेडेड द वियना कांग्रेस ऑफ 1815। 1815 में जो कांग्रेस वियना एक जगह है, वहाँ पर एक कांग्रेस की मीटिंग हुई, सिंपल सी बात है। उसका हेड कौन था, ऑस्ट्रेलियन चांसलर। ऑस्ट्रेलियन का चांसलर, जैसे हमारे हाई पोजीशन होती है ना हेड, वैसे चांसलर बोला जाता था ड्यूक मैट्रिक, ठीक है। ड्यूक मैट्रिक था जो, वो उसने वियना कांग्रेस को हेड किया था 1815 में, जो किसका चांसलर था, ऑस्ट्रेलियन का, ऑस्ट्रेलिया का। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अब जो ऑस्ट्रेलिया में जो हुई थी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ने जो करवाई थी वियना में मीटिंग ऑफ कांग्रेस, उसमें क्या क्या चीज़ें थी वो हमने अगले क्वेश्चन में बताना है। क्वेश्चन क्या है आपका, मेंशन एनी 2 प्रपोजल। प्रपोजल का मतलब क्या होता है, डिमांड्स, ठीक है, ऑफ द वियना कांग्रेस इन 1815। 1815 में जो कांग्रेस वियना हुई थी उसमें क्या क्या डिमांड्स बताई गई थी, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे डायनेस्टीज आएंगी, बहुत सारे राजे महाराजा आएंगे, वो आपको सीक्वेंस में तभी समझ आएंगे जब आपने पूरा का पूरा चैप्टर देखा होगा, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट था द बोरबोन डायनेस्टी, इसको मैंने याद रखने का तरीका बताया था, बोर्मिटा का बिस्कुट, ठीक है, वो आप देख सकते हो। बोरबोन डायनेस्टी वाज रीस्टोर टू पावर। अब एक डायनेस्टी थी, एक राजे महाराजाओं का राज था जो 1815 से पहले ख़त्म हो गया था। वो कौन सा था, बोर्मिटा वाला, बोरबोन, ठीक है। अब 1815 में जैसे ही हुई वियना की कांग्रेस की मीटिंग, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। जब नेपोलियन हारा था तब कौन सी मीटिंग करवाई थी, नेपोलियन 1815 में वाटरलू के युद्ध में हार गया था। उसके बाद ये मीटिंग हुई जिसका हेड कौन था, ड्यूक मैट्रिक। और उसमें क्या था, एक तो बोरबन डायनेस्टी जो बंद हुई थी उसको रिस्टोर किया गया, दोबारा से चलाया गया। दूसरा, ए सीरीज ऑफ स्टेट वर सेटअप
ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस। ठीक है, अब एक जैसे देखते ना, मान लो एक देश है वो गुलाम था, आज़ाद हो गया, तो उसके बॉर्डर को क्या कर देंगे, सील कर देंगे, ताकि आने वाले समय में उसको कोई अटैक ना कर सके। तो वैसे ही प्रिवेंटेड फ्रेंच एक्सपेंशन इन द फ्यूचर, कि फ्रांस की एक्सपेंशन के लिए, बढ़ावा के लिए, ठीक है, उसको रोकने के लिए। अब इसको क्यों रोका गया, ध्यान से समझो इस बात को। जो नेपोलियन था वो फ्रांस को बढ़ाता जा रहा था, फ्रांस की पावर बढ़ती जा रही थी, दूसरे देशों को डर था, इसीलिए ये मीटिंग कराई थी कांग्रेस वियना की, ताकि फ्रांस की पावर को कम किया जाए। प्रिवेंटेड द फ्रांस एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ना। फ्रांस की एक्सपेंशन को रोकने के लिए उनकी स्टेट के बाउंड्रीज लगाएगी, ताकि फ्रांस की पावर आगे से ना बढ़े, ताकि बाकी देश भी बढ़िया तरीके से काम करे। ठीक है, आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट की, 13 क्वेश्चन की। नेम 2 सीक्रेट सोसाइटी। हाँ जी, उस समय हमने चैप्टर में पढ़ा था ना, बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटी बनी थी जो राजे महाराजाओं से खुश नहीं थी। उन्होंने सीक्रेटली काम किया ताकि वो ओवरकम कर सके डिक्टेटरशिप को। 2 सीक्रेट सोसाइटी बतानी है, गुजिप्पी मजीनी ने जो बनाई थी। ठीक है, यहाँ पर गुजिप्पी मजीनी, ठीक है, बहुत सारे नाम आएंगे जिन्होंने इस देश को आज़ाद करवाया। ठीक है, इटली की यूनिफिकेशन की, जर्मनी की यूनिफिकेशन की, बहुत सारी यूनिफिकेशन की, और यूनिफिकेशन करने के बाद क्या हुआ वो सारा मैंने नोट्स में कराया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले है यंग इटली, वो कहाँ पर बनी थी, मार्सिलिस में जगह का नाम है। और यंग यूरोप, ये कहाँ पर बनी थी, बर्ने। ठीक है, किसने बनाई थी, दोनों गुजिप्पी मजीनी ने। ठीक है, ये गुजिप्पी मजीनी कौन है, आपके मन में बहुत सारे डाउट आएंगे। ठीक है, ये वीडियो लेंथी तो होगी क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतनी भी लेंथी नहीं करनी है कि आपको मैं पूरा अभी चैप्टर करवाना शुरू कर दूँ, वो मैंने करवा दिया है। ठीक है, वो आप वहाँ से देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 14 क्वेश्चन। ठीक है, 14 क्वेश्चन को मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ जी, तो 14 क्वेश्चन, तो आपका 14 क्वेश्चन है, नेम द कंट्रीज, कंट्रीज के नेम बताने हैं। वर सीक्रेट सोसाइटीज वर फॉर्म्ड ऑन द गुजिप्पी मजीनी मॉडल, जो गुजिप्पी मजीनी मॉडल ने सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना की थी, वहाँ कौन कौन से देशों में की थी, पोलैंड, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड एंड जर्मनी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं हमें रट्टा ही लगाना पड़ता है, मैंने भी बचपन में लगाया था, सेम यही क्वेश्चन थे, और आपको ही ये एज इट इज़ ही क्रैम करने पड़ेंगे, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। ठीक है, आई होप ये आपको 14 तक क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए। ठीक है, तो बेसिकली आपका 15 क्वेश्चन है सेल्फ स्टडी का। चाहे आप सेल्फ स्टडी के हो, चाहे आप जो मर्जी की तैयारी कर रहे हो, 10th में हो, तो आपको सेम ही क्वेश्चन आएंगे घुमा फिरा के, तो सारे बच्चे ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्टेट एनी वन डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव्स एंड रेवोल्यूशनरीज। समाज में जैसे 9th क्लास में हमने पढ़ा था ना, कि उस समय समाज में ग्रुप्स थे, कंजर्वेटिव थे, रेडिकल्स थे, ठीक है, और भी बड़े सारे ग्रुप बने हुए थे। अब ये जैसे बोलते हैं हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, सुनने में क्या लगता है, आसान लगता है। अब उस समय समाज में कंजर्वेटिव भी लोग थे और रेवोल्यूशनरीज भी लेके आने वाले थे, दोनों में क्या डिफरेंस था, कौन बढ़िया था कौन घटिया था। ठीक है, तो बात करते हैं कंजर्वेटिव पहले। कंजर्वेटिव वर द फेवर ऑफ मोनार्की, जो कंजर्वेटिव थे वो किंग के राज से खुश थे, मतलब जो राजा चल रहा है। ठीक है, मोनार्की क्या होती है, राजे महाराजाओं का राज। डिक्टेटरशिप की क्या होती है, राजे महाराजाओं का राज। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, राजे महाराजाओं का राज। डिक्टेटरशिप क्या होती है, राजे महाराजाओं का राज। तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वर्ड घुमा फिरा के आ सकते हैं। वेयर एवर रेवोल्यूशनरीज वर अगेंस्ट मोनार्की फॉर्म, सिंपल सी बात है, जो रेवोल्यूशनरी थे वो बढ़िया थे और कंजर्वेटिव की सोच थी कि राजे महाराजाओं का राज ही होना चाहिए। पर रेवोल्यूशनरीज जो क्रांतिकारी थे वो क्या चाहते थे कि संविधान बने, इक्वल राइट्स मिले। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अब बात करते हैं ट्रीटी। ट्रीटी का मतलब होता है एग्रीमेंट, सिंपल सी बात है। अब पता है क्या होता है, ध्यान से एक बात समझना, मान लो एक ए किंग है एक बी किंग है, इन दोनों में लड़ाई होती है, बी हार जाता है तो उसको एग्रीमेंट मानना पड़ेगा, नहीं तो जान जाएगी बी की। तो उस समय जब 2 राजाओं के बीच में लड़ाई होती थी, 2 ग्रुप्स के बीच में लड़ाई होती थी, 2 कंट्रीज़ के बीच में लड़ाई होती थी, जो हार जाती थी उसको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता था मजबूरी में, उसको बोलते थे ट्रीटी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब अगला कॉन्सेप्ट ये नोट्स में बड़े अच्छी तरीके से समझाया है। एक्सप्लेन भी आ सकता है, व्हाट वाज द ट्रीटी ऑफ वियना। वियना एक जगह का नाम है, वहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ था, वो क्या था।
1815 में ऊपर भी पढ़ा है हमने, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूरोपियन पावर। अब यूरोपियन पावर को जो रिप्रेजेंट कर रहा था उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। कौन कौन से देश थे? ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रेलिया। हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, जिन्होंने मिलके नेपोलियन को हराया था 1815 में। ठीक है, कौन कौन थे? ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रेलिया। मेट एट वियना टू ड्रॉ अप द सेटलमेंट ऑफ यूरोप। यूरोप में सेटलमेंट करने के लिए नेपोलियन को हराने के बाद इन सभी देशों ने कहाँ पर मीटिंग की? वियना में, जो ऊपर हमने पढ़ा है। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलियन चांसलर, वही बात आ गई, ड्यूक मैट्रिक। द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट। जो भी डेलीगेट्स थे, जो भी उनके काम थे, किनके जो मीटिंग हुई थी जहाँ पर ये सारे देश थे 1815 में, उन्होंने क्या किया ये आपको आगे मैं दिखाता हूँ, वेट। ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप, उन्होंने कुछ चेंजेस किए यूरोप में ड्यूरिंग द नेपोलिक वार। नेपोलियन के टाइम में जो भी वार हुई उसने जो भी चेंजेस किए थे उसको चेंज कर दिया उन्होंने। जैसे नेपोलियन ने यहाँ पर कब्जा किया तो उससे वो देश छीन लिया गया हार के बाद। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। हाँ जी, अब बार बार मैं बोल रहा हूँ ना रेवोल्यूशनरीज। अब भाई क्वेश्चन आ गया, रेवोल्यूशनरीज कौन थे भाई? क्या थे? हिंदू थे, मुस्लिम थे, क्या था वो? हु वर द रेवोल्यूशनरीज, कौन थे? दे वर द पीपल, एक ऐसे लोग थे हु वर अगेंस्ट द मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब वो ऐसे लोग थे जो राजे महाराजाओं की जो गवर्नमेंट से बड़े परेशान थे, अगेंस्ट थे। विच हैड बीन एस्टेब्लिश आफ्टर द वियना कांग्रेस, ये कब बने थे? कांग्रेस वियना की जब मीटिंग हुई थी 1815 में, वो तब रेवोल्यूशनरीज की स्थापना हुई थी। ठीक है, द रेवोल्यूशनरीज अ फेवर ऑफ द क्रिएट द नेशन स्टेट्स। अब नेशन स्टेट मैंने पहले बता दिया, पूरा समाज एक। जो रेवोल्यूशनरीज थे वो अच्छे लोग थे, ये बात ध्यान रखना। जो रेवोल्यूशनरी थे वो नेशन स्टेट्स में बिलोंग करते थे। अगर आपको आ जाए एक और शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशनरीज, तो आप आंसर लिखोगे द आइडियोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशनरीज वाज नेशंस बेस्ड ऑन नेशन स्टेट्स। जो उनकी सोच थी वो एक नेशन स्टेट्स में वो लोग विश्वास रखते थे। आई होप ये 17 क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 क्वेश्चन, वेट। 18 क्वेश्चन है आपका, हु वाज द इंस्टॉल्ड इन फ्रांस बाय लिबरल रेवोल्यूशनरीज आफ्टर जुलाई ऑफ 1830। सिंपल सी बात है, 1830 में कौन राजा बना? लुइस फिलिप्स। ठीक है, आपको याद रखना है ये छोटी सी बात। अगला क्वेश्चन है 19, व्हाट वाज द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। हाँ जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या थी? कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है? लिसापोल से याद करवाया था मैंने आपको नोट्स में, तो ये आपको पहले नोट्स देखने पड़ेंगे। कॉन्स्टेंटिनोपल की जो ट्रीटी हुई थी, एक जगह का नाम है, वो क्या थी? अंडर द ट्रीटी कब हुई थी? 1832 में। अंडर द ट्रीटी ग्रीस जो थे विच वर पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर के ऊपर ओटोमन एम्पायर ने किसके ऊपर कब्जा किया हुआ था? ग्रीस के ऊपर। ठीक है, तो जब ग्रीस आज़ाद हुआ तो किस ट्रीटी के अंडर हुआ? कॉन्स्टेंटिनोपल की। ठीक है, वाज रिकॉग्नाइज एन इंडिपेंडेंस नेशन, वो क्या बन गई थी? इंडिपेंडेंस नेशन बन गई थी। कौन? ग्रीस, किसके अकॉर्डिंग? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, वेट मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा। हाँ जी, अब बात आती है रोमांटिक बातों की। रोमांटिज्म, मेंशन 2 फीचर ऑफ रोमांटिज्म। अब थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। रोमांटिज्म क्या था कि लोगों को सॉन्ग से प्रेरित करना, प्ले से प्रेरित करना कि आप अपने देश में देशभक्ति लेके आओ। ठीक है, इट वाज द आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट था, लिबर्टी, आज़ादी में। ठीक है, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, एक मूवमेंट थी डैट ऑर्गेनाइज इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरीज में आर्टिस्ट लोगों ने एक मूवमेंट लेके आए थे रोमांटिज्म की, टू डेवलप ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म सेंटिमेंट्स।
नेशनलिज्म सेंटिमेंट्स होता है देशभक्ति की भावनाएं, ठीक है, पैदा करने के लिए मूवमेंट लेके आए थे रोमांटिज्म। इसको ध्यान से समझो। अगर मान लो कोई वर्कआउट करता है, कोई काम करता है, अगर आप कोई गाना सुन के काम करते हो, ठीक है, तो आपके अंदर जोश आएगा, वही भावना लेके आते थे वो, ठीक है। द मूवमेंट ग्लोरीफाइड द फोक आर्ट भी यूज़ करते थे, प्लेस भी करते थे, गाने भी गाते थे, ठीक है। एंड वर्नाक्युलर लैंग्वेज, ठीक है, वर्नेचुरल लैंग्वेज। अब लैंग्वेज से भी आप क्या हो सकता है, एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हो। अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है, बातचीत अच्छी कर सकते हो, तो आप दूसरे को प्रभावित कर दोगे, ठीक है। तो ये सारी बातों को वो ध्यान रखते थे, कौन, अंडर द रोमांटिज्म मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद आती है अगला कॉन्सेप्ट, एक बंदे के बारे में बताया, मैंने बताया था नोट्स में, हु वाज जॉन इब्राहिम, नहीं, जॉन गुडफ्रेंड, ठीक है, गॉडफ्रेंड कुछ भी बोल सकते हो, तो आपने याद रखना है, ठीक है। जो जॉन इब्राहिम था, इसको याद रखने का तरीका क्या है, जैसे गाने वगैरह रोमांटिक सीन भी करते जॉन इब्राहिम, तो वैसे ही जॉन जो गॉडफ्रेंड थे, फ्रेंड थे सभी के, वो रोमांटिज्म में विश्वास रखते थे। अगर आपको आ जाए क्वेश्चन विच फेमस आर्टिस्ट बिलीव इन रोमांटिज्म फीलिंग, तो वो कौन था, जॉन गॉडफ्रेंड। ही वॉज वन ऑफ द फेमस रोमांटिक जर्मन फिलोसफर, वो फिलोसफर था जर्मनी का। हु क्लेम द ट्रू जर्मन कल्चर, जो ट्रू जर्मन जो कल्चर था उसमें विश्वास रखता था। वाज द डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल डास फ्लोक, ठीक है। अब कुछ कॉमन पीपल में वो फेमस होना शुरू हो गया क्योंकि उनकी बातें इनकी प्रभावित थी, वो जगह जगह जाके प्ले करते थे, लोगों को प्रभावित करते थे कि हम भी अपने देश में डेमोक्रेसी लेके आए हैं, आप भी अपने देश में डेमोक्रेसी लेके आओ। तो सिंपल सी बात है, इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू इम्पैक्ट ऑफ पीजेंट्स अपराइजिंग 1848 ऑन फ्रांस। अब पता है क्या बताना है, पीजेंट्स का मतलब होता है किसान, मूवमेंट बतानी किसानों की, कुछ भी क्वेश्चन में बोल सकते हो। 1848 में किसानों से रिलेटेड क्या हुआ था, तो फर्स्ट है आपका ए नेशनल असेंबली वाज प्रोक्लेम्ड ए रिपब्लिक। अब एक नेशनल असेंबली बन गई थी, ठीक है, राजे महाराजाओं का राज खत्म हो गया था, नेशनल असेंबली की स्थापना हुई थी, ठीक है। द नेशनल असेंबली ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल अबाउट 21। जो नेशनल असेंबली थी वो सभी को इक्वल राइट्स देते थे। कौन सी एज में, 21 अगर है आपकी एज, तो आप चाहे काले हो, चाहे गोरे हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, वो आप बराबर हो। अब ये जो चैप्टर आपका बड़े सारे फेजेस में है, ए राजा आया, फिर बी राजा आया, फिर सी, फिर डी, फिर ई, ऐसी पहले ये राजा था ये, फिर वो चेंज हो गया था, उसके बाद नेपोलियन आया, उसके बाद नेशनल असेंबली आई, उसके बाद किसी और की पावर आई, सीक्वेंस में चैप्टर चल रहा है, ठीक है। आप अगर चैप्टर देखोगे तभी आपको अच्छी तरह क्वेश्चन समझ आएगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 23, वाई वाज फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट रिजेक्टेड बाय विलियम फोर्थ किंग ऑफ पर्शिया। अब मैंने पूरा कॉन्सिडेंस बताया था, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या थी, कितने लोगों ने वहाँ पर गए थे राजा के पास, राजा ने क्या किया, ये आपने बताना है। लोग इकट्ठे होकर अपना संविधान लेके गए थे पर राजा ने रिजेक्ट कर दिया, उसको क्या बोला जाता है, फेल पार्लियामेंट या फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। बिकॉज द मेंबर हैड ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया फॉर ए जर्मन नेशन, जर्मन के लिए, टू बी हैंडेड ए मोनार्क सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। उन्होंने ये क्या किया था, हैंडेड किया था, मतलब उन्होंने राजे की पावर को ख़त्म कर दिया था एक तरीके से, और क्या बोल दिया था कि जर्मन में पार्लियामेंट की स्थापना होनी चाहिए, पर राजे ने क्या किया, इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, याद रखना है, यहाँ पर बहुत सारे राजे महाराजा के नाम आएंगे। तो 24 क्वेश्चन है आपका, नेम द चीफ मिनिस्टर। अब मैंने बताया था कि यूनिफिकेशन हुई थी बड़े देशों की। अब यूनिफिकेशन मतलब वो देश आज़ाद हुए थे, उस देश में कौन कौन से राजाओं ने राज किया, ये हमने बताना, बहुत सारे आएंगे, ठीक है। नेम द चीफ मिनिस्टर हु वाज द आर्किटेक्ट टू जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मनी जब आज़ाद हुआ था तब कौन से राजा ने पूरा का पूरा जर्मनी के ऊपर राज किया, तो वो था ओटो वॉन बिस्मार्क। इसको याद रखने का तरीका मैंने बोला था, ये ओटो के साथ
साथ आया था, ठीक है। अब बड़ी सारी ट्रिक्स बताई थी मैंने आपको, वो आपको बड़ी अच्छी से समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है नेम द कंट्री विच वर इन्वॉल्व इन 7 ईयर वॉर। अब 7 साल की वॉर कब हुई थी, कब चली थी? 1864 से लेके 1870 तक। कौन कौन सी कंट्री इसमें इन्वॉल्व थी, ठीक है? तो थी ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस और जर्मनी। ये देश 7 साल तक लड़े थे और क्या हुआ था वो आपको नोट्स में पता चलेगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है हु वाज द प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्पायर इन 1871। जब जर्मनी की यूनिफिकेशन हुई थी, जर्मन आज़ाद हुआ था, तो प्रोक्लेम का मतलब होता है राजा कौन बना था, राजा की घोषणा किसने की थी अपने आप को? द पर्शियन किंग विलियम वन ने क्या किया था? राजा बना था कौन सी कंट्री का? पूरी की पूरी जर्मनी का। अब आपके मन में एक डाउट आया होगा, कई बच्चों ने मेरे से पूछा, बता देता हूँ। एक विलियम के बाद 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, 4 क्या होता है? ये लिखा होता है ना, किंग 1 किंग 2, ठीक है। तो आपको बता देता हूँ, पता है क्या होता है? इतिहास में बड़े सारे राजा ऐसे आते हैं, ठीक है, जो बड़े ज़्यादा फेमस है, और बड़े सारे राजा ऐसे भी आते हैं जो इतने ज़्यादा फेमस नहीं है, ठीक है। अब उनके नेम हिस्टोरियंस क्या करते हैं, 1 2 3 लगा देते हैं। ये विलियम ख़ानदान का फर्स्ट किंग था। अब यहाँ पर अगर 2 लिखा होता तो सेकंड बच्चा उसका, 3 लिखा होता तो थर्ड, 4 लिखा होता तो फोर्थ। तो ये विलियम क्या है, उनकी डायनेस्टी मतलब वो साम्राज्य, और 1 2 3 उसकी पुश्तों के नेम नहीं याद होते, बस 1 2 3 लिख देते हैं, ठीक है। अब अगला 27 नंबर क्वेश्चन है अपना, नेम द इटालियन स्टेट बतानी है ऑफ द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के मिडल में इटालियन स्टेट बतानी है विच रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउस, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने बड़ी अच्छी तरह से समझाया है सरदानिया पिगमेंट का। सरदानिया पिगमेंट क्या है, आप नोट्स में देखो। जो यूनिफिकेशन हुई थी एक देश की, तो उसका पार्ट था, कैसे आज़ाद करवाया, किसने आज़ाद करवाया, ये सारी मैंने बात बताई थी, ठीक है। वो आप वहाँ पर देख सकते हो। 28 नंबर क्वेश्चन है व्हाट वाज यंग इटली। अब यंग इटली क्या है, जो आपने पीछे पढ़ा मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। तो इट वाज अ सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म बाय गुसेप्पी मजीनी आ गया फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली की यूनिफिकेशन करने के लिए गुसेप्पी मजीनी ने एक ग्रुप की स्थापना की थी, उसका नाम था यंग इटली। अब ये तो आपने बताना था, मैंने आपको अभी बता दिया। अब मेरे को ये बताओ, जो यंग इटली थी, ठीक है, जो यंग इटली थी वो कौन सी जगह पर बनाई थी, ये मैंने पीछे करवा दिया है, ठीक है। जो बच्चा ध्यान से सुन रहा है वो बता देगा मेरे को कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है 29 हु वर द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब इटली की जब यूनिफिकेशन हुई, इटली आज़ाद हुआ, तब उसको बढ़िया तरीके से आर्किटेक्टर उसका बताना है किसने यूनिफिकेशन करने में हेल्प की थी, ठीक है, या किसने की थी। गुसेप्पी मजीनी, किंग विक्टर एमुल II एक याद रखना है, एंड कार्बन। ये सारे के सारे करैक्टर मैंने नोट्स में कवर कराए हैं, ठीक है। तो ये एज इट इज़ नाम याद रखने पड़ेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है हु वाज प्रोक्लेम्ड द किंग। कौन सा किंग बना था यूनिफाइड इटली इन 1861। इटली की यूनिफिकेशन में कौन सा किंग बना था मेन पूरी इटली का? विक्टर एम्यूल II, ठीक है। एज इट इज़ ये आपको क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा। आई होप ये 30 तक क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद 31 क्वेश्चन है नेम एनी 2 इटलियन स्टेट बिफोर इट्स यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन से पहले इटली की स्टेट्स बतानी है, किंगडम ऑफ सलीसिया, ठीक है, और पर्पल स्टेट, पापल स्टेट, पापल क्या होता है, जहाँ पर पोप राज करते थे, पोपल स्टेट बोला जाता था। जहाँ पर जैसे होते ना धार्मिक गुरु फादर वगैरह, उस टाइम में पोपल बोला जाता था, ठीक है। जिस स्टेट में पोप का राज था वो कौन सा था? पापल स्टेट, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन व्हेन वाज द आयरलैंड इन। एक वेट मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ये गंद बजा हुआ साफ करते हैं, एक वेट करो, फिर जूम कर देता हूँ आपको। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? वेट। व्हेन वाज द आयरलैंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम। आयरलैंड कब यूनाइटेड किंगडम में गया? तो 1801 में, ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन व्हाट वाज द एक्ट ऑफ यूनियन। हाँ जी,
बड़े सारे एक्ट चले, बड़े सारे एग्रीमेंट हुए, बहुत सारी और बातें, बड़े सारे किंग बने, वो सारे आपको नोट्स में पता चलेंगे। अब ये है आपको एक एक्ट ऑफ यूनियन बताना है। द एक्ट ऑफ यूनियन कब हुआ था? 1707 में, जैसे मैंने बताया था नोट्स में। वाज एन एक्ट बिटवीन इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, उसको बोला जाता है एक्ट ऑफ यूनियन। That resulted in the formation of यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, अब यूनाइटेड किंगडम बन गया था, ग्रेट ब्रिटेन बन गया था इस एक्ट के चलते हुए। ठीक है, इसका मीन क्या था? मेंट इन एफर्ट। ठीक है, द इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। अब इसके चक्कर में जो एक्ट ऑफ यूनियन हुआ था, इसका रिजल्ट क्या निकला था? इंग्लैंड एबल हो गया था टू इम्पोज इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। मतलब इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। इंग्लैंड एबल हो गया था अपना प्रभाव स्कॉटलैंड के ऊपर लगाने के लिए। मतलब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड अलग अलग थे, एक्ट ऑफ यूनियन में दोनों एक हो गए। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन बन गया। ये तो यही आपका क्वेश्चन था। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, मेंशन एनी एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी जब आई थी, आज़ादी आ गई थी, तब लोगों में क्या चेंजेस देखने को मिला था? जैसे मैं बोलूँ, आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल शिफ्ट करते हो तो आप में क्या क्या चेंजेस आते हैं? आपके सूट बदल जाते हैं, आपकी बुक्स बदल जाती हैं, हो सकता है आपके ड्रेस भी बदल जाए। तो वैसे ही रेड कैप लगानी शुरू कर दी थी और ब्रोकन चेन्स उन्होंने ये मतलब ड्रेस कोड था उनका लिबर्टी आने के बाद। लिबर्टी मतलब आज़ादी आने के बाद। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। 35 नंबर क्वेश्चन समझने से पहले आप एक मेरी बात सुन लो। जब कोई भी देश आज़ाद होता है, उसको किसी भी पर्सन के रूप में दिखाया जाता है। जैसे मैं बोलूँ भारत हमारी डैश, तो आपके मन में आएगा भारत हमारी माता है। तो हमारे भारत को आज़ादी के बाद एज ए माता रिप्रेजेंट किया गया, जिसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन या एलेगरी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन उसके ऊपर ही बेस है। व्हाट वाज मेंट बाय मेरिनी। ठीक है, मेरिनी जैसे हम बोलते हैं ना भारत हमारी माता है, तो मेरिनी हमारी क्या है? मेरिनी माता हमारी क्या है? एलेगरी मतलब सिंबल है। वैसे मेरिनी एक सिंबल था विच रिप्रेजेंट द पीपल नेशन ऑफ फ्रांस। फ्रांस के लोग जब आज़ाद हुए तो उन्होंने अपना पर्सोनिफिकेशन, अपनी एलेगरी मतलब अपना सिंबल किसको बनाया? मेरिनी को। ठीक है, हर स्टेटस वर इलेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर टू रिमेन द पीपल ऑफ नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी। अब उसका जो पुतला था हर जगह पर लगाया जाता था, ताकि लोगों को बताया जाए कि फ्रांस को आज़ादी में बहुत सारे संघर्ष लड़ने पड़े। जैसे हमारे भी बड़े सारे स्टैचूज़ वगैरह लगाए जाते हैं, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का लगाया गुजरात में, तो उसको देख के लोग देख सके कि हमारा देश इन महान वीरों की वजह से आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो कहीं पे भगत सिंह की पिक्चर लगी होती है, कहीं पे महात्मा गांधी, तो यही था। ठीक है, अब पता है क्या है? अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय जर्मेनिया। अब जर्मन को जर्मेनिया पर्सोनिफाई करेगा, मतलब जर्मन स्टेट को कौन सिंबलाइज करेगा? जर्मेनिया का पुतला। सिंपल सी बात है। द जर्मन जर्मेनिया बिकम द एलेगरी, वही सिंबल इन द जर्मन नेशन। जर्मन नेशन के लिए कौन सा सिंबल चुना गया? जर्मेनिया। अब ये कौन थी? लड़की की पुतला था लड़की का। शी वॉज रिप्रेजेंटेड एज वेयरिंग ए क्रोन। उसने एक क्रोन डाला हुआ था ऑफ ओक लीव्स की टाइप है ओक्स की, बिकॉज इन जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म। जो ओक वही डाल सकता है जो हीरोइज्म का काम करे, मतलब हीरो से रिलेटेड। ठीक है, तो ये जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट करते थे देश को, और इसको ये भी कहा जाता था पर्सोनिफिकेशन, किसी देश को पर्सन का रूप देना। जैसे पर्सोनिफिकेशन इंडिया बिकम भारत हमारी माता, तो पर्सोनिफिकेशन इंडिया का क्या है? भारत माता। जर्मन की जर्मेनिया। ठीक है, वैसे ऊपर हमने जो पढ़ी थी उसकी वो वाली पिक्चर। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है। वेट मैं पूरा जूम कर देता हूँ इसको। 37 क्वेश्चन है बाल्कन्स के रिलेटेड। बाल्कन्स क्या थे? तो वही बात है, घुमा फिरा के क्वेश्चन तभी समझ आएगा जब आपने पूरा बेस कंप्लीट किया अपना। विच एरिया ऑफ यूरोप नोन एज बाल्कन।
कौन सा एरिया था यूरोप का जो बाल्कन कहलाता था? द वास्ट टेरिटरी लेइंग बिटवीन, ऐसी टेरिटरी ऐसा क्षेत्र जो किसके बीच में था? ब्लैक सी एंड द आर्टिक सी कंप्राइजिंग द मॉडल स्टेट्स ऑफ रोमानिया। रोमानिया के साथ में जो स्टेट्स थी और उस ऐसा एरिया जो ब्लैक सी के बीच में था, ठीक है। अल्बेरियन, ग्रीस, कोराटिका, ये याद रखना पड़ेगा आपको, बोसानिया, ठीक है, हेरोजिना और स्लोविया, सर्बिया एंड मेट्रोगोनिया वाज नोन एज बाल्कन। अब मैं बोल लूँ पंजाब में कौन कौन सी जगह है, ठीक है, फाजिलका है, अबोहर है, मोगा है, ठीक है, वैसे ही बड़ी सारी है, अमृतसर है, पंजाब बोला जाता है इसको। तो वैसे ही बाल्कन्स का ये ऊपर वाली 2-3 जगह का नाम याद रख लेना बस, सफिशेंट, आप लिख सकते हो, ठीक है। आल, ये सभी को बोला जाता था बाल्कन्स, ठीक है। All these states were once of the part of Ottoman Empire। कहीं ये ओटोमन एम्पायर का पार्ट रह चुका था। वर इनहेबिटेड बाय द पीपल, इनहेबिटेड का मतलब होता है रहने वाले लोग। पीपल हु वाज ब्रॉडली नोन एज स्लेव्स, जिनको स्लेव्स बोला जाता था। स्लेव्स क्या होते हैं? नौकर, ठीक है। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है वेट। 38 नंबर क्वेश्चन है, उस समय बड़ी सारी मूवमेंट चली थी, थोड़े से क्वेश्चन रह गए बस। हाउ वर द एंटी इम्पीरियल मूवमेंट, जो चली थी एक इम्पीरियल मूवमेंट डैट डेवलप्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वर नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट स्टोरी, देशभक्त थे जो एंटीज जो मूवमेंट चलाई थी, इम्पीरियल मूवमेंट चली थी बहुत सारे वर्ड्स के पार्ट में, वो क्या देशभक्ति से रिलेटेड थी? ये क्वेश्चन ने पूछा है। द एंटी इम्पीरियल मूवमेंट डैट वर डेवलप इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वर नेशनलिज्म इन द वेट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, वो नेशनलिज्म थे इन द सेंस दे आल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंस। हाँ जी, क्वेश्चन ये पूछा था जो एंटी इम्पीरियल मूवमेंट थी क्या वो देशभक्त से रिलेटेड थी, देशभक्ति से रिलेटेड थी? तो यस, ठीक है। नेशन स्टेट से बिलोंग करती थी। वर यूनाइटेड बाय सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी, वो किस में विश्वास रखते थे? कलेक्टिव नेशनल यूनिटी, मतलब वो लोग एक ही आइडेंटिफिकेशन से प्रभावित थे, एक ही आइडेंटिफिकेशन मानते थे, एक ही आइडेंटिटी होनी चाहिए, या तो इंडियन या पूरे देश को रिप्रेजेंट करो, मतलब लड़ो ना, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है 39। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म डैट इज़ द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी नेशनलिज्म। अब दो तरह की नेशनल मूवमेंट आई थी 19th सेंचुरी में और 20th सेंचुरी में, इन दोनों में क्या फ़र्क है? सीधी सी बात है। द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म ऑफ द फर्स्ट हाफ, जो फर्स्ट हाफ में आई थी ऑफ द 20th सेंचुरी में, नो लॉन्गर रिटेन्ड इज आइडेंटिटी लिबर डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट। अब जो सीधी सी बात है 20th सेंचुरी में जो देशभक्ति आई थी वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई थी, बट बिकम ए नैरो क्रीड विद लिमिटेड एंड्स। उनके जो एंड थे जब वो ख़त्म हुई थी, उनके जो रिजल्ट थे वो लिमिटेड थे, ठीक है, मतलब बढ़िया तरीके से नहीं हो पाई थी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं वेट, मैंने ऊपर का क्वेश्चन करवा दिया ना। हाँ जी, हाँ जी। अगला क्वेश्चन है आपका, कितने रह गए आपके? आपके क्वेश्चन है टोटल 41 तक, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका वेट 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 वेट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका नेम द मेजर पावर हु वर इन्वॉल्व इन द बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट। बाल्कन एक जगह का नाम है, ऊपर पड़ा है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई। लड़ाई में कौन कौन से देश शामिल थे बाल्कन की? रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, मतलब ऑस्ट्रेलिया एंड हंगरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु वर स्लेव। स्लेव क्या होते हैं? स्लेव वर इनहेबिटेंट ऑफ बाल्कन रीजन। बाल्कन रीजन में रहने वाले इनहेबिटेंट लोग, मतलब रहने वाले लोग, कंप्राइजिंग मॉडल बाय डे, रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेरिया, अल्बानिया,
ग्रीक, ठीक है, ये कुछ भी है, कोस्टानिया, ये इस जगह पर रहने वाले, जैसे पंजाब में बहुत सारे क्षेत्र हैं वैसे ही बाल्कन में बहुत सारे क्षेत्र जो बताए गए हैं, वहाँ पर रहने वाले गुलाम लोग क्या कहलाते थे? स्लेव्स। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन है, डिफाइन नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या होता है? देशभक्ति की भावना। इट इज़ अ फीलिंग ऑफ पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस एंड यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ स्टेट। ये जो नेशनलिज्म होती है अच्छी भावना होती है, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब इनके जो रिजल्ट हैं जिसमें यूनिटी की बात की जाएगी और पीपल ऑफ द स्टेट सभी लोग यूनिटी होंगे, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट है हु रिमार्क, किसने बोला था? व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। उस किसने बोला था जब फ्रांस में कोई छींकता है तो पूरे यूरोप में जुकाम हो जाता है, ठीक है। ये मैंने करवा दिया था नोट्स में, मैट्रिक ने, ड्यूक मैट्रिक ने। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेम द ट्रीटी ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज बाय ग्रीस इंडिपेंडेंस नेशन। 32 में कौन सी ट्रीटी हुई थी जिसने ग्रीस को आज़ाद करवाया था? ऊपर पढ़ा हमने, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ रहे हैं। अब छोटे छोटे क्वेश्चन रह गए। नेम द इवेंट ऑफ द मोबिलाइज्ड। मोबिलाइज का मतलब होता है जिसने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया। नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलाइड अक्रॉस यूरोप। एजुकेटेड एलाइड यूरोप में ऐसी कौन सी मूवमेंट थी जिसने क्या किया था? लोगों को प्रभावित किया था कि देश में इंडिपेंडेंस आनी चाहिए। 1830 से लेके 1848 में तो ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक एक देश है, इंडिपेंडेंस के लिए जो युद्ध हुआ था उसने मोटिवेट किया था लोगों को। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ रेवोल्यूशनरीज इन यूरोप ड्यूरिंग द ईयर ऑफ फॉलिंग 1850। 1850s में जो रेवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे, उनका मेन मकसद क्या था? द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज नेसेसरी। ज़रूरत है नेशन स्टेट्स की। क्यों? उस समय लोग लड़ते झगड़ते रहते थे, उनका मानना था सभी एक हो जाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन, 46 तक आप, आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अगला क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ। वाई डिड मोस्ट ऑफ द कंजर्वेटिव रेजिम, जो कंजर्वेटिव लोग थे, इम्पोज सेंसरशिप। अब सेंसरशिप उन्होंने क्या किया, मैं पहले आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूँ फिर बताता हूँ सेंसरशिप होती क्या है। लॉ टू कंट्रोल द प्रिंट मटेरियल एसोसिएशन विद फ्रांस रेवोल्यूशन। 1815 में क्वेश्चन ये बोलता है जो कंजर्वेटिव लोग थे, कंजर्वेटिव सोसाइटी थी, कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के लोग थे, उन्होंने सेंसरशिप क्यों इम्पोज की थी? इम्पोज का मतलब होता है लागू करना, सेंसरशिप का मतलब होता है राजा अपने खिलाफ मीडिया में, न्यूज़पेपर में कुछ नहीं सुन सकता। आजकल देखते हैं ना, मोदी को जितनी मर्जी बुरा बोल सकते हैं, अगर वो गलत काम कर रहा है तो हमें कोई रोक टोक नहीं है। पहले क्या होता था? सेंसरशिप थी, ना तो मीडिया में कुछ बोल सकता था, ना तो सॉन्ग्स में कुछ बोल सकता था, ना तो प्लेज में। तो कंट्रोल करने के लिए प्रिंट मीडिया को वो क्या था? बिकॉज दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिज्म। क्रिटिज्म का मतलब होता है बुराई। वो जो कंजर्वेटिव लोग थे वो बुराई को बर्दाश्त नहीं करते थे। डिसेंट एंड सॉट टू क्रॉप्स एक्टिविटी डैट क्वेश्चन द लेजिटिमेट ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब पता है क्या है, ये जो बात थी एक क्वेश्चन थी। लेजिटिमेटी का मतलब होता है रियल। अब दो तरह की गवर्नमेंट होती है, एक रियल होती है, एक रियल नहीं होती। रियल को बोला जाता है लेजिटिमेट जो आजकल के टाइम में है, और दूसरी जो होती है जो रियल नहीं होती वो डिक्टेटरशिप। अब ये क्वेश्चन था लेजिटिमेट ऑटोक्रेटेड गवर्नमेंट का। ऑटोक्रेसी मैंने बताया था जो राजे महाराजाओं का राज था, ये उसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन था क्या कि आप तो क्यों नहीं टॉलरेंट कर सकते? अगर राजा कोई गलत कर रहा है तो कोई बोल क्यों नहीं सकता? नहीं तो वो डेमोक्रेसी लेके आओ, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद वेट। हाँ जी, तो बेटा ये आपके थे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 1। इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग होगी मेरे से, ये तो सारे क्वेश्चन आपके कवर हो गए, ठीक है। अगर एक आधा रहता है तो आपको जब मैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कराऊंगा वहाँ पर कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये आप PDF आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से फ्री डाउनलोड कर सकते हो, और आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, वो मैं बताया हुआ है कैसे डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। बाय।